आज हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स का पहला लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी आप भौतिक जगत के रूप में ले सकते हैं, जान सकते हैं, और ये आपका पहला लेसन भी होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले भौतिक जगत से। देखिए भौतिक जगत क्या है, ये जो हम पूरा अपना जगत संसार वर्ल्ड देख रहे हैं, ये सब भौतिक जगत के अंतर्गत आता है। और इच्छाओं से ही विज्ञान का जन्म होता है। जब हमारे अंदर किसी जानने की इच्छा होती है तो वह एक रहस्यमयी चीज़ को ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो कि भौतिकी के अंतर्गत आता है। अगर जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में ले लें, मानव की सदैव से अपने चारों ओर फैले संसार को जानने की जिज्ञासा रही है। आदि काल से ही रात्रि में चमकने वाले तारे, खगोलीय पिंडों की गति मस्तिष्क को प्रभावित करती रही है। आदमी सोचता रहता है ये कैसे हो जा रहा है। पहले के समय में रात दिन का होना, ऋतुओं का होना, ज्वारभाटे, इंद्रधनुष का बनना आदि और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो पहले मनुष्य देखता था तो उसको बहुत आश्चर्य होता था कि ये कैसे हो जा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों ने वैज्ञानिक ने इतना प्रसार किया कि उनकी सभी क्वेश्चनों के आंसर मिलते चले गए। अब कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जो मानव की कल्पना में है, नहीं तो सबकी वास्तविकता हर कोई जानता है। दिन कैसे होता है, रात कैसे होते हैं, ज्वारभाटा कैसे आता है, इंद्रधनुष कैसे बन जाता है, सारी घटनाओं से सभी लोग परिचित हैं। ये जो घटनाएं हम सुने हैं सब ये भौतिक जगत के अंतर्गत में ही आते हैं। ठीक, अब आपका दूसरा है विज्ञान क्या है। ये तो विज्ञान आप लगभग जब हम लोग 6वीं क्लास से स्टार्ट करते हैं तभी विज्ञान के बारे में बताया जाता है। किसी विषय को सुयोजित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध विज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ये जब कोई अगर वैज्ञानिक, जैसे अगर कोई आपको एग्जाम्पल देना हुआ या आप कोई चीज़ घटना को बताना चाह रहे हैं तो उसका एक प्रमाणिक बात रहेगा, तभी आपकी बात सत्य मानी जाती है। मतलब विज्ञान ये कहता है कि पहले आप प्रयोग करके उसको प्रमाणित कीजिए, तब सभी लोग को बताइए। ऐसे ही बस कल्पना मात्र से विज्ञान संभव नहीं हो पाता, इसलिए हर चीज़ का प्रायोगिक करना ही विज्ञान कहलाता है। या जैसे अब हम लोग थोड़ा सा विज्ञान कैसे, ये कैसा वर्ड है, कहाँ से आया है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। विज्ञान को इंग्लिश से हम लोग साइंस कहते हैं, ठीक है। यह लैटिन भाषा से सिंटिया शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ, सिंटिया का अर्थ होता है लैटिन भाषा में जानना। जैसे जिज्ञासा होती है कोई चीज़ को जानने की, उसको हम लोग जानना कहते हैं, उसको लैटिन भाषा में सिंटिया कहते हैं और आधुनिक भाषा में साइंस कहा जाता है। ये आपका हो गया विज्ञान। दूसरा आपका है भौतिकी क्या है। चलिए भौतिकी के बारे में समझ लेते हैं। भौतिकी अंग्रेजी में फिजिक्स कहा जाता है। आपने पढ़ा है भौतिकी को, इंग्लिश में फिजिक्स आप कह सकते हैं, अंग्रेजी में फिजिक्स कह सकते हैं। ये जो आपका वर्ड है एफ्यूसिस, FUISS, एफ्यूसिस शब्द से प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ होता है प्रकृति। अर्थ क्या होता है? प्रकृति। यानी कि हम प्रकृति के बारे में जो पढ़ते हैं वह लगभग भौतिकी में ही आता है। अगर मान लीजिए हम आपको परिभाषा बताएं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति के मूलभूत नियम, प्राकृतिक घटनाओं, ऊर्जा, द्रव्यमान, इनका रूपांतरण तथा अन्योन क्रियाओं का अध्ययन जिसके अंतर्गत हम करते हैं वो क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। ठीक, अब देखिए जैसे आपने द्रव्य के बारे में पढ़ा होगा। द्रव्य जिसको हम लोग मैटर कहते हैं। द्रव्य क्या होता है? वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, जिन्हें ज्ञानेंद्रियों द्वारा आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकते हैं, वह द्रव्य कहलाती है। देखिए जैसे महसूस करने को हवा, हम हवा को देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, लेकिन वह भी द्रव्य है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप बहुत कुछ जानते हैं, जैसे वायु, जल, किसी ठोस को ले लीजिए, परमाणु ले लीजिए, अणु ले लीजिए आदि, ये जितने हैं सब द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्य के बाद हम परिभाषा में एक वर्ड आया था ऊर्जा। देखिए ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। इसके अनेक रूप होते हैं। जैसे कार्य करने के अनेक रूप हैं, जैसे ध्वनि भी काम करता है, प्रकाश से भी काम लिया जाता है, उष्मा से भी काम लिया जाता है, वैद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके द्वारा हम काम ले लेते हैं। ये सभी ऊर्जा के अंतर्गत आती हैं, चाहे वो प्रकाश हो, चाहे ध्वनि हो, चाहे अणु हो, परमाणु हो, उष्मा हो, वैद्युत ऊर्जा हो, धारा हो, कोई भी हो। ठीक, अब देखिए ऊर्जा का बहुत बड़ा रोल रहा। पहले कुछ लोग बोलते थे कि जो ऊर्जा है वह अलग है और द्रव्यमान जो है वह अलग, द्रव्यमान ऊर्जा को अलग अलग बताते थे। लेकिन कुछ विद्वानों
ने ये धारणा थी कि यह अलग तो है, लेकिन इनको अगर एक साथ किया जाए तो कुछ नई थ्योरी आ सकती है, लेकिन वो कोई कर नहीं पा रहा था। तब लास्ट में आइंस्टीन आए। आइंस्टीन ने अपना समीकरण दिया है E = mc²। E आपका क्या है? एनर्जी, जिसको हम ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा। m क्या है आपका? द्रव्यमान, मास जिसको कहते हैं, और c आपका प्रकाश का चाल, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। जब आइंस्टीन आए तब उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि हम ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं। क्योंकि अब ये फार्मूला है तो जाहिर सी बात, अगर हमें E निकालना हुआ तो ये फार्मूला, M निकालना हुआ तो अपॉन C कर देंगे, ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। जिसमें इस फार्मूले के आने के बाद भौतिकी में बहुत बड़ी क्रांति आ गई। अब देखिए आगे हम लोग जो पढ़ेंगे उस अगला आपका है भौतिकी का कार्य क्षेत्र। वैसे तो भौतिकी कार्य क्षेत्र बहुत ही बड़ा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर भी हम इसको कुछ आसानी से समझने की कोशिश करेंगे कि मूल रूप से इसे दो प्रभाव क्षेत्रों में आप बांट सकते हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। दो ठो है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म, दो में बदल गया। अब आपको बताते हैं स्थूल क्या होता है और सूक्ष्म क्या होता है। देखिए स्थूल का मतलब होता है अति सूक्ष्म कण। देखिए स्थूल मतलब अति सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब सूक्ष्म, मतलब ये इससे कहीं ज्यादा छोटा है, अति सूक्ष्म, बहुत छोटा कण। अब देखिए अति सूक्ष्म कण वह पदार्थ होते हैं जो अत्यधिक अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, इनको खुली आंख से पहचानना तो मुश्किल ही है। यह आपको ठोस, द्रव, गैस के रूप में मिल सकते हैं। जैसे हम लोग जब कोई फिल्म या जासूस वाला कोई प्रोग्राम देखते हैं तो जब CID के लोग हों या अफसर हों तब वो सर्च करते हैं, जैसे मर्डर कहीं हो गया तो छोटे से बाल के टुकड़े को पा जाते हैं, किसी के नाखून में मांस फंसा हुआ पा जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे, जैसे जूते में किसी की मिट्टी लगा हुआ तो कौन कहाँ से आया होगा, इस सब चीज़ें से वह अपराध की पहचान करते हैं। तो इसका उपयोग बहुत ज़बरदस्त स्थूल में किया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं और हमने आपको बताया भी। इसमें जितने, जैसे हमने बताया कि अगर कोई अपराधी है वो किस एरिया से आया है, उसके पैर के जूते में जो मिट्टी के कण हैं उनसे पता कर सकते हैं कि ये किस जगह से आया था या कैसे होके आया था, वहाँ का मिट्टी उससे मैच होता है। या फिर किसी का झगड़े के दौरान नाखून में मांस फंस गया या बाल का टुकड़ा आ गया, वो भी संभवतः पहचान करने के काम आता है। ये आपका अपराधी जो होता है इसे पकड़ने में और न्याय दिलाने में मदद किया जाता है। ये आपका था पहला स्थूल, ठीक है। देखिए दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म। देखिए सूक्ष्म क्या होता है, इसके अंतर्गत परमाणुओं तथा नाभिकों के स्तर, इसके अंतर्गत परमाणु तथा नाभिकों के स्तर में सूक्ष्मतम नाभ, जैसे किसी परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, उसका व्यास कितना होता है, उसका आकार कितना होता है, इसमें काम किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन तथा अन्य मूल कण, इनकी अन्योन क्रियाओं का अध्ययन इसी विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। जैसे आपने क्वांटम सिद्धांत को भी आप पढ़ेंगे, उसमें भी सूक्ष्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, या फिर हम जब अल्फा कण को किसी धातु पे गिराते हैं तो उसमें क्या अभिक्रिया होती है, ये जो भी जानकारी होती है सारा चीज़ हम सूक्ष्म कण के द्वारा ही पढ़ते हैं, ठीक। अब अगला देखिए हम लोग पढ़ेंगे भौतिक नियमों की प्रकृति। भौतिक नियम की प्रकृति क्या होती है। देखिए भौतिक नियम जो होता है वह प्रयोग के आधार पे होता है। अगर आपको कोई नियम प्रतिपादित किया गया है, दिया गया है, आप उसको पढ़ रहे हैं और आपने ऐसा प्रयोग करके अनेकों बार करके देखा और वो सत्य नहीं होता, तो इसका मतलब वो थ्योरी गलत है। अगर वो थ्योरी गलत भी हो सकती है, आप प्रयोग भी गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो यह भौतिक नियमों की प्रकृति में आता है कि जो बहुत सालों से जो नियम दिया गया है प्रयोगों द्वारा, बहुत लोगों वैज्ञानिक ने सर्च किया है, तब जाकर उसको प्रमाणित किया गया है कि इस नियम पे यह थ्योरी आधारित होती है। तो यह प्रकृति जो हम भौतिक नियमों की प्रकृति के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नियम या हम सत्य घटनाओं पे आधारित, जैसे हमने बताया कि धनुष कैसे बनता है, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, जो हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ये सब सत्य है और बहुत बार इन पर क्रिया की गई है।
प्रयोग किया गया तब जाके इन्हें हमारे बीच रखा गया है। तो इनकी प्रकृति ये होती है कि ये शुद्ध होते हैं, इनमें कोई अशुद्धता नहीं पाई जाती है, कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाती है, और यह पूरे तरह से सत्य होते हैं, अपने नियम पे खरे उतरते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम संरक्षित राशियां पढ़ते हैं। देखिए संरक्षित राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जो समय परिवर्तित होने पर भी अपवर्तित रहती हैं, भौतिक राशियां संरक्षित राशियां कहलाती हैं। एक बार फिर से, वे भौतिक राशियां जो समय परिवर्तित होने पर भी अपरिवर्तित रहती हैं। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारे भौतिक राशि हैं जो समय तो बदलता चला जाता है लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, ये दूरी का मात्रक मीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये जितना हम समझ रहे हैं, जितनी मात्रक हैं लंबाई के या नापने के, वो फिक्स हैं, वो गलत नहीं होते। सेंटीमीटर भी सही होता है, मीटर भी सही होता है, किलोमीटर। समय बदल रहा है लेकिन उसका मात्रक जो पहले निर्धारित हो चुका है आज भी वही है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर है जो बहुत सालों से एक जगह रखा हुआ है, समय तो बदल गया लेकिन उस पत्थर में कोई बदलाव नहीं आता। हाँ, लेकिन उसके थोड़े रंग रूप बदल जाते हैं, जैसे बारिश हुआ, धूल मिट्टी हुए इत्यादि, लेकिन उसका गुण जो होता है वो गुण वही रहता है, गुण और धर्म उनका वही रहता है, वो नहीं बदलता। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम आप 9th में पढ़े हैं। देखिए ऊर्जा संरक्षण कैसे जोड़ा जाता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा नियत रहता है, इन लोग का नियत रहता है। आप वहां 10th में पढ़ होंगे तो mgh के इक्वल। ये हम कब पढ़ते हैं? जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे की ओर गिराई जाती है। अगर हम किसी भी पॉइंट पे इसकी ऊर्जा का गणना करते हैं तो हर पॉइंट पे इसका mgh ही आता है। तो ये कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। संरक्षण समझिए आपने, मतलब समय तो बदल जाए लेकिन उनके मान में कोई परिवर्तन ना आए। ये देखिए वस्तु यहाँ थी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, अगर तीनों पोजीशन पे आप चेक करेंगे तो आपको mgh ही प्राप्त होगा। तो यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। एक बार मैं बोल दे रहा हूँ क्या होता है। किसी बाह्य बल के अधीन गति, बाह्य बल के अधीन गति करने वाले वस्तु की कुल यांत्रिक व गतिज ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक किसी वस्तु का पृथ्वी पे गिरना। आता है नंबर 2, संवेग संरक्षण का नियम। देखिए संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? संवेग P = mv, P = mv ये संवेग होता है, m द्रव्यमान और v वेग। जैसे मान लो आप किसी पिंड को या किसी बॉल को अगर हम सरफेस पे समतल ऐसे फेंक देते हैं और हमें इतना करना होगा कि उसका घर्षण बल 0 करना होगा और उस पिंड पे कोई दोबारा फोर्स न लगाए, इतना ध्यान देना होगा। तो अगर हम ऐसा करके छोड़ देते हैं तो वह पिंड हमेशा चलती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। वास्तव में संभव है नहीं। किसी भी अर्थ पे किसी भी सरफेस पे आप किसी पिंड को अगर फिसलाते हैं तो कुछ न कुछ घर्षण पर जरूर लगता है, लेकिन फिर भी हमें नियम में पढ़ना पड़ता है संवेग संरक्षण में कि बाह्य बल की अनुपस्थिति किसी वस्तु या वस्तु निकाय का रेखीय संवेग सदैव स्थिर रहता है। ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा देखिए कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। अब देखिए कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। हमने संवेग पढ़ लिया, कोणीय, ठीक है। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। अब देखिए कोणीय संवेग कब होता है? किसी अक्ष के चारों तरफ अगर कोई पिंड घूमती है, किसी अक्ष के चारों तरफ अगर कुल, और उसके घूमने के अंतर्गत उसके वेग में कोई परिवर्तन न हो, उसे हम लोग कोणीय संवेग। मैं परिभाषा बोल दे रहा हूँ। बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी अक्ष के परितः घूर्णन करने वाली वस्तु या वस्तु निकाय का कोणीय संवेग स्थिर रहता है। ये हो गया आपका। दूसरा है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये तो आप पढ़े हैं, E = mc²। आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान को हम ऊर्जा में और ऊर्जा को हम द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं। एक आपका बच गया आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम एक ही आपका बच गया।
अब देखिए आवेश संरक्षण के नियम में क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा ओम का नियम, V प्रोपोर्शनल I पढ़े हैं कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं धारा का मान क्या करता रहता है, बढ़ता जाता है। अगर उस हिसाब से हम यहाँ बात करें, किसी विलगित निकाय पर उपस्थित संपूर्ण आवेश सदैव स्थिर रहती है। अगर विलगित निकाय का मतलब होता है कि न वह किसी आवेश न वह किसी को दे सकती है और न ही किसी को ले सकती है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 100 रुपये हैं और हम उसको 10 दिन 20 दिन अनेकों दिन सालों साल रखे रह जाते हैं, तो न तो वो बढ़ेगा और न ही वो घटेगा। अगर वो हमारे पास है तो हमने इन्वेस्ट के रूप में कहीं दे दिया तो वो बढ़ भी सकता है, वो घट भी सकता है, वो कंडीशन में है। बट हम अपनी बात पर्सनल करते हैं, हमारे पास है, आपके पास रखा हुआ है, तो ना बढ़ेगा ना घटेगा। वही नियम आवेश संरक्षण के नियम को पालन करता है। और आज हम लोग इंट्रोडक्शन में इतना ही पढ़ेंगे, अभी कुछ और भी चीज़ें हैं। संभवतः 2 दिन में ये पहला लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप जितना सुने हैं परिभाषा उसको लिख लीजिएगा। जो अब नेक्स्ट चलेगा तो उसको पूरा थियरी है, न्यूमेरिकल है, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा बोर्ड पे, आप उसको लिख सकते हैं। अभी तो आज इतना ही आप तैयार करिए। धन्यवाद।